पिछले सेशन में हमने 11 से 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उसके ठीक पहले वाले सेशन में 1 से लेकर के 10 तक के हायर लेवल क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 21 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अभी तक बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा ज्योमेट्री में। क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये गोल्डन रूल पर आधारित है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि गोल्डन रूल क्या है, तो अभी तुरंत मैं क्लियर कर देता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है ए, बी और सी, और ए से गिरने वाला परपेंडिकुलर BC पर D पर जाकर मिलती है। सिमिलरली B से जाने वाला परपेंडिकुलर AC के E पर मिलती है, और इसी तरीके से C से जो जाने वाला परपेंडिकुलर है वो AB के F पे जाके मिलती है। तो आप जानते होंगे कि मैंने इस पे ऑर्थो सेंटर पे बहुत सारे चीज़ें समझाई थी कि ABC एक त्रिभुज है, AD उसकी हाइट है, BE भी उसकी हाइट है और CF भी उसकी हाइट है, और जिस बिंदु पर जाकर के ये तीनों मिलती है उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो इसका नाम मैंने रख दिया O। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैं केवल गोल्डन रूल पे चर्चा करता हूं कि AO इंटू OD इक्वल टू BO इंटू OE इक्वल टू CO इंटू OF। क्लियर यहां तक? ये क्या है? तो जो हाइट 2 पार्ट में कट होती है तो बड़े वाला पोर्शन और छोटे वाले पोर्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? तीनों में रिस्पेक्टिवली इक्वल होगा। ठीक है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, वो इस पे किस रूल पे बैठता है? तो जरा पढ़ के देखते हैं कि PQR एक ट्रायंगल है। तो मैं कहूंगा या तो इसके सब्स्टिट्यूट में एक और फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं कि PQR एक ट्रायंगल है। ठीक है। PX QY RZ ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं, हाइट जिसको कहते हैं, और इंटरसेक्ट करते हैं O पे। ठीक है। तो मैंने क्या थ्योरम बताया कि जो बड़ा वाला पार्ट है PO और छोटा वाला जो पार्ट है उसका प्रोडक्ट इसके बड़े वाले पोर्शन और इसके छोटे वाले पोर्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इधर भी RO और OZ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? PO इक्वल टू 6, और ध्यान से देखिए PX की वैल्यू गिवन है 8। तो यहां से लेकर यहां तक अगर 8 है तो OX की लंबाई कितनी होगी? 2 होगी। ओके। उसके बाद OQ की लंबाई 4 है। तो पहले हम OY की लंबाई फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। PO इंटू OX, ये OX है, तो मैं ऐसा करता हूं PO इंटू OX इक्वल टू QO इंटू OY। ओके। तो अब आप समझ गए होंगे कि PO की लंबाई 6 है, OX की लंबाई 2 है, QO की लंबाई 4 है, OY की लंबाई निकालनी है। तो OY की वैल्यू कितनी होगी? 3।
लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड क्या करनी है, क्यू वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये अगर 3 आया तो 4 और +3, तो क्यू वाई की लंबाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, वो है कि एक लाइन है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को कट करता है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र पे बना हुआ 2 सर्कल, उसको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। ठीक। और एक लाइन है जो इस दोनों सर्कल को कट करता है। तो ये जो लाइन है ये दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर गया। छोटे वाले सर्कल के लिए यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड है, और बड़े वाले सर्कल के लिए यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड है। तो यहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और जो कॉर्ड है उसकी लेंथ छोटे वाले की 4 है, बड़े वाले की 16 है। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 है, और शुरू से लेकर के अंत तक ये पूरा का पूरा 16 है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो लेंथ होगा वो 2 होगा, ये स्मॉलर रेडियस होगा, और सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मैच कर दूँ तो ये कैपिटल R होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 8 होगा। तो ये अगर O है, ये मान लेता हूँ कि P है, ये M है और ये N है, मान लेता हूँ। तो आप इजीली कह सकते हैं कि OP का जो स्क्वायर होगा वो OM का स्क्वायर माइनस PM का स्क्वायर होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि ON का स्क्वायर माइनस PN का स्क्वायर होगा। यानी ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो OM की लेंथ स्मॉलर r है, माइनस PM की लेंथ क्या है, 2 का स्क्वायर। ON की जो लेंथ है वो कैपिटल R है, माइनस PN की जो लेंथ है वो 8 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि R स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 64। तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 60। तो दोनों के रेडियस के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। इनडायरेक्टली ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह का। और यहाँ पे 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये P है, Q R S, और यहाँ पे एक सेंटर है, और इसके अंदर जो बना हुआ सर्कल है ये वाला गिवन है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो गिवन है कितने के इक्विवेलेंट में, तो
तो आप देखिए कि उसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। अगर आप थोड़ा सा भी ज्योमेट्री को अगर सीधे नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत परेशानी में डालेगा। तो यहाँ पे ठीक से समझिए कि मैं ज़्यादा इस सर्कल पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस कर दूँ तो कोई ऐसा जगह तो होगा जहाँ पर जाके ये कट कर जाएगा निश्चित रूप से। तो ये 60, ये 60, तो ये कितना होगा 60। अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जो बना हुआ सर्कल है वो कहीं न कहीं समबाहु त्रिभुज के अंदर बने हुए सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या है यहाँ पे। अब समझ में आ गई होगी ये फिगर कैसा हो गया। यानी ये जो क्वेश्चन हमने डिराइव किया ये वो सर्कल है जो सबसे बड़ा सर्कल है और वो किसके अंतर्गत है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत है। तो आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल टू a/2√3। ठीक है यहाँ तक। तो अब आप इजीली कह सकते हैं कि r की वैल्यू 9 गिवन है और इक्वल टू a/2√3। तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 18√3। तो ये जो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा 18√3 और इसका भी जो लेंथ होगा वो क्या होगा 18√3। लेकिन हमें आंसर किसका देना है, क्वाड्रिलेटरल का। और क्वाड्रिलेटरल का अगर आंसर देना है तो नेचुरली कि अब हम जानते हैं कि इसके अंदर अगर कोई मान लेते हैं कि एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक और सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो इसकी जितनी रेडियस होगी इसकी 1/3 होगी। तो इसका रेडियस कितना होगा 3 और इसका रेडियस अगर 3 होगा तो इसका जो साइड होगा उतना बट्टे फिर से 2√3 इक्वल टू 3 के इक्विवेलेंट। तो मैं कह सकता हूं कि साइड ऑफ ए स्मॉलर इक्विलैटरल ट्रायंगल 6√3 होगा। यानी इसकी जो साइड है वो 6√3 होगी। क्लियर यहाँ तक। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 18√3 है और ये पूरा का पूरा 18√3 है, ये भी 18√3 है और इस दोनों के बीच में क्या होगा, तो ठीक 1/3 का रेशियो होगा, क्योंकि छोटे रेडियस से बड़े रेडियस में हमेशा 3 गुना का फर्क होगा। जैसे अब अगर हम इसको और भी प्रोड्यूस करते जाएं और एक और सर्कल अगर हम ड्रॉ कर लें तो इसकी रेडियस अगर 1 होगी तो इसका रेडियस उसका 3 गुना होगा, अगेन उसका 3 गुना उसका रेडियस होगा। तो उल्टा में हम क्या सोचेंगे कि अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका हो गया आप कि बड़े वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं छोटे वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लेस कर दूं तो जो बचेगा वो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर हुआ वो क्या हो गया, √3/4। बड़े वाले का क्या होगा 18√3 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्या हुआ 6√3 का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि √3/4 इंटू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 6√3 अगर मैं कॉमन ले लूँ उसका स्क्वायर भी तभी भी चलेगा, या ऐसे भी कह सकते 324 और गुने 3 तो 972 अब माइनस 108 तो आप क्या कहेंगे 864। तो फाइनली जब आप इसको काटेंगे तो 216√3 इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर पूछता, ये जैसे एरिया हमने निकाल दिया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल अगर पूछता ये, तो आप कहेंगे कि ये 6√3 हुआ और ये क्या हुआ 18√3 हुआ। अब आप पॉइंट को समझिए कि 6√3 अगर ये है तो फिर ये कितना होगा 12√3, चूंकि टोटल तो 18√3 है तो ये भी कितना होगा 12√3।
तो पेरीमीटर ऑफ अगर पूछेगा क्वाड्रिलेटरल तो हम क्या कहेंगे, 12 6 18 12 30 18 48, यानी 48√3 जो होगा वो आपका क्या होगा, पेरीमीटर। तो ये एरिया के सेंस में हुआ, और पेरीमीटर के सेंस में अगर हम कहते हैं तो फिर क्या होगा, 48√3। क्लियर यहां तक? क्योंकि एक एग्जाम में एरिया भी पूछा और एक एग्जाम में पेरीमीटर भी पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है कि एक सर्कल है और उसके जो दो टेंजेंट हैं वो टेंजेंट पी ए और पी बी है। ये ए है, ये बी है और ये पी है। यहाँ पर एक सेंटर है और आपको ये इस तरह का फिगर दिख रहा होगा कि ये सी है, ये डी है और ये ओ है। ठीक है, इसको अंदर लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओ सी एंड ओ डी आर ड्रॉन पैरेलल टू पी ए एंड पी बी, यानी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 होगा। मैंने इसको अगर लिख दिया तो ये भी क्या होगा, 5 होगा और ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। क्लियर यहाँ तक? और आप जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल होगा, मान लेता हूं थीटा, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 180 माइनस थीटा, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 5 सेंटीमीटर, और ए बी की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है इसकी भी लंबाई जो है वो कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, तो क्या बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। और इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बना तो अब हम कह सकते हैं कि ये 180 माइनस थीटा की जगह पर ये कितना डिग्री होगा, 60, और ये भी कितना होगा, 60, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर यहां तक? अब आपको एक बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर ये 60 है तो फिर ये 60 अगर हो जाए तो ये फिर कितना होगा, 30, और ये कितना होगा, 30, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये अगर 30 और ये अगर 30 हो जाए तो फिर ये क्या बोलेंगे आप, 120 डिग्री बोलेंगे आप। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सी ओ और डी, ये वाली एंगल की वैल्यू बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा। आप जरा सोच के देखिए कि मैं अगर इसी सेंटर पे अगर मैं कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां से ड्रॉ करूं और यहां से ड्रॉ करूं, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां से ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया। तो अब तो हम एक चीज कह सकते हैं कि ये जो एंगल हमारा जो बन रहा है उसमें दो साइड हमारा आपस में इक्वल है, इधर से भी दो साइड आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर के पोर्शन में इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इधर के पोर्शन में जो भी हम डिवाइड करेंगे तो वो मेरा कितना डिग्री बन जाएगा, तो इस सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होगा वो 90 प्लस हाफ ऑफ 60 इक्वल टू कितना होगा, 120 डिग्री। क्लियर यहां तक? यानी 120 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का ही रिफ्लेक्शन पॉइंट ये बन रहा है। ठीक है, यहां तक एक बार और समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर चलिए 25। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है यहां तक, यानी ये क्लियर हो गया। क्योंकि ये 120 है तो नेचुरली ये क्या होगा, तो 90 प्लस ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ठीक उसका हाफ हम ऐड कर देंगे। यानी कहने का सेंस कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो जस्ट ये इन सेंटर का कंसेप्ट जो हम लोग लगा रहे थे वो लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 25 में फिगर ऑलरेडी गिवन है कि एक डायमीटर है और उसमें जो डायमीटर है वो ओ सेंटर है, ए और बी दोनों इंड पॉइंट है, और एक टेंजेंट भी है, ये एक्स है, ये सी है और ये वाई है। क्लियर। ए सी एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, ये 45 डिग्री गिवन है, सॉरी 35 डिग्री गिवन है। और सबसे पहला केस सी ए और बी पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है। आप एक बात जानते होंगे कि जैसे ही मैं यहां से इसको मिलाऊंगा तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो 35 डिग्री हुआ जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बट हम जानते हैं कि टेंजेंट से हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री में से 35 अगर ये है तो ये 55 डिग्री होगा, और इवन ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, चूंकि रेडियस और रेडियस। तो ये अगर 55 है तो ये भी कितना डिग्री बनेगा, 55 डिग्री बनेगा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्लियर यहां तक। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 को। ट्वेंटी 26 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक सेमी सर्कल है और उस सेमी सर्कल में ये सेंटर है, जिस पे 64 डिग्री का एंगल है। ए क्यू एक्स, ये क्यू है, ये एक्स है, यानी ए है, और ये इसको मैंने मैच कर दिया। तो जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है, एक्स, और ये है पी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ए एक्स पी की वैल्यू क्या होगी, यानी इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर यहां तक। देखिए सबसे सिंपल फंडा है, अगर मैं अपने मन से इमेजिन करूं कि ये पूरा सर्कल होता, ये पूरा का पूरा सर्कल होता, तो जब पूरा का पूरा सर्कल होता तो आप नेचुरली कहते कि एक ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है। क्लियर। और अगर ये 64 है तो मैं जानबूझ के मैं बोल रहा हूं कि मैं शिफ्टिंग का मेथड अगर लगा दूं तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन आपस में मैंने इक्वल बना दिया। तो फिर आप कहेंगे कि सर 64 है तो फिर 180 वाला केस होगा। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल देखिए कि अगर ये थीटा हुआ, अगर ये थीटा है तो ये थीटा अगर है तो यहां पे जो वर्टेक्स का नाम है वो है बी। तो मैं क्या कहूंगा कि बी क्यू के कॉर्ड पे सेंटर पे बना हुआ अगर थीटा है तो फिर बी क्यू से ही
सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल क्या होगा, ठीक उसका आधा होगा, यानी θ/2 होगा। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि थोड़ा सा सेंटर पे समझिए कि सेंटर पे जो बना हुआ एंगल है वो उसी दिशा में बने हुए एंगल का डबल होता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सेंटर पे बना हुआ Q है, तो उसी दिशा में उसी बेस पे बना हुआ एंगल क्या होगा, ठीक इसका आधा होगा। अब आप चलिए इधर की ओर कि ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है अल्फा, मान लेता हूं। तो फिर आप इधर से जब उधर देखेंगे तो फिर से आप सेम बोलेंगे कि सर फिर ये क्या होगा, α/2। और अल्फा इज नथिंग, अल्फा है क्या, तो अल्फा है 180 माइनस 64 माइनस थीटा, यानी 116 माइनस थीटा की वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके हाफ, अल्फा का हाफ, तो 58 माइनस θ/2 की वैल्यू होगी। ठीक है। अब यहां पे देखिए कि इस ट्रायंगल में, ये क्लियर हो गया, इस ट्रायंगल में इसका वैल्यू चाहिए आपको, ये मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये अगर x है तो नेचुरली ये क्या होगा, 180 माइनस x होगा। और इस पूरे ट्रायंगल में आप ठीक से देखिए, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 के इक्विवेलेंट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 180 माइनस x प्लस θ/2 प्लस 58 माइनस θ/2 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 एंड 180 कैंसिल्ड आउट, θ/2 कैंसिल्ड आउट, तो x इज इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 58 डिग्री। तो आप इसका उत्तर क्या बोलेंगे, 58 डिग्री। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, परसों से ही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन हायर लेवल डिस्कस कर रहा हूँ वक्त लगेगा। आप एक दिन में 5 क्वेश्चन भी कोशिश कीजिए कि डाइजेस्ट कर जाए। अगर आप कमांड कर लिए इस प्रैक्टिस सेशन को तो ज्योमेट्री से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। ट्वेंटी 27 नंबर में क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो A है, B है और C है। AB की लेंथ है 12, AC की लेंथ है 15, तो नेचुरली इसका लेंथ क्या होगा, 9 होगा। आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। अब रही बात कि इसके अंदर एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है जिसका एक वर्टेक्स कहाँ पे है, राइट एंगल पे है। तो अब आप थोड़ा सा ठीक से देखिए कि मैं थ्योरम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट एंगल वाला वीडियो जो होगा उसमें, कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत सबसे बड़े स्क्वायर का जो साइड होता है वो हम क्या लिखाए थे, साइड ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर। क्या लिखाया था मैंने, PB/P+B। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 12 है, तो 12 इंटू 9/12 + 9, तो 108/21।
इक्वल टू 36/7। तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। तो 36/7 स्क्वायर इक्वल टू 1296/49। क्लियर यहाँ तक। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इन द गिवन फिगर 2 स्क्वायर, एक की जो साइड है वो 20 है और एक की जो साइड है वो 8 है। तो ये 20 है और ये 8 है, और क्वेश्चन में इसके वर्टेक्स से इसको मिलाया गया। तो आप थोड़ा सावधानी से देखिए कि ये 8 है तो ये भी 8 ही होगा ना, और ये अगर 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 ही होगा। और आपसे इसका एरिया पूछ रहा है। तो थेल्स थ्योरम छोड़ दीजिए, मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास 2 ट्रायंगल हैं। तो इस एंगल के बिहाफ में आप जरा सोचिए कि ठीक सामने ये लेंथ आपको तो पता ही नहीं, तो मैं कहूँगा कि ये जो लेंथ है हमारा वो x है, और इसी एंगल के सामने आप जब देखेंगे यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। क्लियर यहाँ तक। और आप देखिए ठीक से कि अगर हम इधर से चल रहे हैं तो ये अगर x है तो फिर ये क्या होगा, 20 - x होगा, अगर हम ऐसे भी कैलकुलेट करें। लेकिन मैं यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि अगर ये थीटा है तो फिर ये 90 है और ये भी क्या है, 90 है। तो ये थीटा है, तो इसी थीटा के अपोजिट ये x है और इसी थीटा के अपोजिट ये 20 है। अब रही बात कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम ये अगर थीटा ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर ये थीटा है तो नेचुरली छोटे वाले ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में भी ये थीटा है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा ये अगर अल्फा है तो ये भी एंगल जो होगा ये क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो थीटा के अपोजिट x और 20, तो छोटे वाले में अल्फा के अपोजिट कितना है, 8 है, और बड़े वाले में अल्फा के अपोजिट कौन है, 28। एक बार फिर से, जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, देखिए अब ऐसे देखिए, ये 90 है, ये भी 90 है, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये x है और ये 20 है। तो थीटा के अपोजिट x है और थीटा के अपोजिट 20 है। ओके, और ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या है, अल्फा है। तो इसके अल्फा के अपोजिट 8 है, लेकिन इसके अल्फा के अपोजिट पूरे ट्रायंगल देखेंगे तो क्या होगा, 20 और 8 28 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 160/28 मीन्स 40/7। तो x की वैल्यू हो गई 40/7। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, वो जो सैडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस 8 और हाइट कितना होगा, 40/7। तो 160/7 विल बी द एरिया ऑफ दिस सैडेड रीजन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ए मैन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर।
मीन्स क्या हुआ, 20,000 मीटर इन 3600 सेकेंड। क्वेश्चन क्या करे, व्हाट इज द टाइम टेकन टू मैन टू कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 350। पॉइंट को समझिए, जिस गार्डन की बात कर रहा है उसकी रेडियस जो है वो 350 है, तो इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगा तो एक राउंड जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एक राउंड उसके सरकमफेरेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो 1 राउंड का जो डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर होगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 350 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ये कट जाएगा तो कितने के बराबर होगा, ये हो गया आपका 2200 मीटर के बराबर। क्लियर यहां तक, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 350 तो 2200 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया कि 20,000 मीटर इन 3600 सेकेंड्स, दैट मीन्स 2200 मीटर इन हाउ मेनी सेकेंड्स। तो 3600 अपॉन 20,000 इंटू 2200, 00000000 11 तो 693। क्लियर यहां तक, यानी 396। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो क्या है कि आपके सामने एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में ये A है, ये P है और ये Q है, ये B है और ये C है। AQ की जो लेंथ है वो 4√2 है, QC की जो लेंथ है वो है 6√2, AB का जो लेंथ है वो गिवन है कितना 20। PQ पैरेलल टू BC, PQ जो है वो BC के पैरेलल है। PB की लेंथ पूछी जा रही है। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप थेल्स थ्योरम यूज नहीं करना चाहते तो ये अगर अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है तो ये भी बीटा होगा, पैरेलल होने की वजह से ये भी थीटा होगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा के अपोजिट कितना है 4√2, बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा के अपोजिट कितना है पूरा का पूरा 10√2। समझ रहे, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट कितना है AP, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट कितना है 20। तो इससे AP की लंबाई तो निकल आएगी, AP इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसिल्ड आउट 20, तो ये भी कैंसिल्ड आउट तो 8, और AP की लंबाई अगर आप 8 निकाल लिए तो फिर जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी 12 होगी। आप थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं अगर आप पहले से जानते हैं, लेकिन मैं थेल्स थ्योरम का ज़्यादा समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपके पास एक अलग टाइप का कंसेप्ट होना चाहिए। आप अगर 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो मैंने ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में चर्चा की है। आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे सिंपल है कि पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, अगर वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं तब फिर आप वीडियो का मदद लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 और उसमें देखेंगे और भी कुछ बेहतरीन सवाल। हमारा टारगेट है कि कम से कम 150-200 क्वेश्चंस अगर आपके ज्योमेट्री के अच्छे लेवल के प्रैक्टिस हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।